वीडियो के माध्यम से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सीजीपीएससी मेंस में आने वाले ऐसे पेपर को किस तरह हैंडल करना है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। इस टॉपिक को हमने इसलिए चुना है क्योंकि न्यू सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है सीजीपीएससी के द्वारा उसमें आईआर इवेंट्स को भी ऐड किया गया है। तो ये ब्रिक्स इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ये काफ़ी रिलेवेंट लगा हमें, तो इसलिए इस पर हम लोग आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले जोग्राफिकल लोकेशन सारे कंट्रीज़ का जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में होने के बावजूद इन्होंने एक रीजनल कोऑपरेशन एक ग्लोबल लेवल पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये प्लान कर लेते हैं कि 750 वर्ड्स को किस तरह हमें डिवाइड करना है। पिछले वीडियो में जिस तरह हमने डिस्कस किया था डूज एंड डोंट्स के बारे में, उसमें कई कैंडिडेट्स का ये डाउट आया था कि इस 750 वर्ड्स को हम किस तरह प्लान करना है, किस इंट्रोडक्शन को कितना वेटेज देना है, कंक्लूजन को कितना वेटेज देना है और बॉडी पार्ट को किस तरह हम लोग फ्रेम करेंगे। इसके अलावा ये भी डाउट्स आए थे कि इसमें कंटेंट किस तरह का हमें डालना है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसके अलावा मैं रेलेवेंस ऑफ कंटेंट की भी बात करूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले ड्राफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप जितना समय लेंगे और जितने मन से इस ड्राफ्ट को तैयार करेंगे उतना आपका ऐसे रेलेवेंट होगा और फोकस्ड रहेगा। तो 750 वर्ड्स को कैसे प्लान करें? मेरा ऐसा मानना है कि 750 वर्ड्स बहुत कम है और इसमें हमें पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसके क्रक्स को देना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में 100 वर्ड्स सफिशिएंट होता है और बॉडी में 550 वर्ड्स देने चाहिए और कंक्लूजन में 100 वर्ड्स देने चाहिए। इस तरह इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 200 वर्ड्स और बाकी बॉडी पार्ट को हमें देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कि ड्राफ्ट में किस तरह की बातों को ध्यान रखना है, तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स को समझने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है और जो टॉपिक पूछा गया है उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रेलेवेंट कंटेंट लिखना क्यों ज़रूरी है और क्यों एक ऐसे दूसरे ऐसे को बीट कर सकता है अगर हम रेलेवेंट कंटेंट पे ध्यान दें। और ये ज़रूरी, आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ड्राफ्ट बनाते समय आप इस बात पे स्पेशल फोकस दें। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इस टॉपिक को क्यों चुना है। हमारा टॉपिक है ब्रिक्स इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। रेलेवेंट कंटेंट कहने का मतलब ये बार बार हम लोग इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस ऐसे को ब्रिक्स पे निबंध लिखना हो तो और भी कई टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि ब्रिक्स इंडियन पर्सपेक्टिव, 10 years ऑफ ब्रिक्स, चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स, फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स। तो अगर ये चारों ऐसे को हमें हैंडल करना है तो किस तरह से कंटेंट वैरी करेगा। पहले टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ब्रिक्स इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर इस टॉपिक की बात करें तो हमें इंडिया का ब्रिक्स में और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किस तरह रिलेशन है इस पे स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। हमारे केवी कामत जी अभी नेशनल एनडीबी ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन हैं, तो किस तरह हमारा ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन है और किस तरह हम ब्रिक्स में अन्य देशों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, इस पे हमारे स्पेशल ध्यान होगा। अगर हम 10 years ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो हमें जितने भी समिट्स हुए हैं इस पे और उसके आउटकम क्या क्या रहे हैं उस पे ध्यान देना होगा। जैसे कि गोवा डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ज़ियामिन डिक्लेरेशन, इन सारे डिक्लेरेशंस के क्या आउटकम हुए हैं इन पे हमें स्पेशल ध्यान होगा। साथ साथ अगर हम 10 years ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो हमें ये भी फोकस देना होगा कि ये ब्रिक्स पिछले 10 सालों में सक्सेस रहा है कि नहीं रहा है, इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना होगा। देन चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स। चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स में हमें ये देखना होगा कि सिर्फ ये सक्सेस नहीं रहा है, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स है, ग्लोबलाइजेशन की रिट्रीट की बात होती है, इंटर स्टेट इश्यूज होते हैं, जिस तरह चाइना और इंडिया के बीच में डोकलाम इशू हो गया था, या फिर ब्राज़ील में करप्शन स्कैंडल हो गया था, या फिर साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, या फिर
और भी तमाम लोकल इश्यूज जो होते हैं ब्रिक्स देशों के अंदर, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ब्रिक्स कंट्री खुद अपने आप में एम्पावर्ड नहीं रहेगा तो ये रीजनल कोऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक सिनर्जी की बात कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस विद इन ब्रिक्स की बात हुई। अब ये इसी ब्रिक्स टॉपिक को हम लोग फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स के नाम से भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या फोकस करना है, जैसे कि आप जानते हैं ब्रिक्स एक तरह से साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है। जिस तरह ग्लोबल मैप को हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइड करके समझ सकते हैं, तो इसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन पे स्पेशल फोकस करना है। अभी प्रेजेंटली ब्रिक्स में पाँच देशों का पार्टिसिपेशन है। इस बात पे भी चर्चा चल रही है कि किस तरह इसको ब्रिक्स प्लस बनाना है। और भी डेवलपिंग कंट्रीज और भी इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे टर्की है, मैक्सिको है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ इमर्जिंग कंट्रीज है जैसे इजिप्ट है, इन इन सब देशों को भी लेकर क्या ब्रिक्स आगे बढ़ सकता है। इन टॉपिक्स को एनालाइज करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि जो टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, इस टॉपिक को चूज करने का जो पर्पस रहा है वो है कि कहीं ना कहीं जो चार टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसका एक कलेक्टिव अप्रोच इस ब्रिक्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आता है। तो हम देखते हैं किस तरह 750 वर्ड्स में इस टॉपिक को हम लिखते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि जो वर्ड्स मेंशन्ड हैं टॉपिक में उसको हम किस तरह समझाते हैं अपने ऐसे के इनिशियल पार्ट में। तो जियोपॉलिटिक्स वर्ड, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें या अपने ऐसे के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी ऑन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पार्ट अगर जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा को हम शुरू में क्लैरिफाई कर देते हैं तो हमें ऐसे को प्रोसीड करने में बहुत मदद मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखना है इन सब चीज़ों में, जैसे कि कंटेंट कितना रेलेवेंट हो, कंटेंट कितना अच्छा हो। इसमें हम ये ध्यान देंगे कि ये विकिपीडिया का कॉपी पेस्ट स्टफ ना हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने सिर्फ विकिपीडिया या कोई और इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ के इस ऐसे को लिखना शुरू कर दिया है। सेकेंडली, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सारे समिट्स को पढ़ के आए हैं और उसमें कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कहाँ और उसका क्या आउटकम रहा है। सिर्फ हमारा ऐसे एक ब्रिक्स के ऊपर कमेंट्री की तरह नहीं लगना चाहिए। जब हमने ऐसे टॉपिक्स जो रिसेंटली ऐसे कंडक्ट हुआ है उसमें पेपर चेकिंग किया तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ने इसको ब्रिक्स पे कमेंट्री लिख दिया है, कहाँ पे हुआ है और इसमें किस कब कब हुआ है। इन सब फैक्चुअल पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जो एनालिटिकल पार्ट है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। लास्टली, जैसे मैंने कई बार कहा है कि फैक्चुअल स्टफ हमारे आर्ग्यूमेंट्स, हमारे एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि ऐसे कम्प्लीटली फैक्चुअल होना चाहिए। तो ये रहा किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अब किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, क्या लिखना है ऐसे में, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा है 100 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन इफेक्टिव और एफिशिएंट पूरा अपना क्रक्स होना चाहिए, किस तरह हम ब्रिक्स को समझते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरे अच्छे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन में किस तरह की बातों पे फोकस करना है, क्या लिखना है। तो मेरा मानना है कि आप इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी रिसेंट सबमिट हुआ है उसमें किस तरह की बातें हुई हैं, उसमें क्या आउटकम हुआ है, या फिर कोई ग्लोबल जो ब्रिक्स लीडर है उनके द्वारा किसी कोर्ट के द्वारा कॉपरेशन को एम्फेसाइज किया गया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि किस तरह ब्रिक्स इंडिविजुअल लेवल पे ब्रिक्स कंट्रीज कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पे वो कंबाइंड रूप से उनका एक कलेक्टिव जो सिनर्जी है, कलेक्टिव फोर्स जनरेट करते हैं, वो कितना बिग है। इस पे आप इंट्रोडक्शन में फोकस कर सकते हैं। विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, आपको काम की बात करना है और स्ट्रेट टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन पे आना है। सेकेंडली, आप जैसे कि स्लाइड पे देख सकते हैं कि जेनेसिस ऑफ ब्रिक्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और हाउ बिग इज ब्रिक्स, इन तीनों का मैंने
मैंने चर्चा किया है। तो जेनेसिस ऑफ ब्रिक्स, आप जब इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इस पे आने से पहले आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन या उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जेनेसिस ऑफ ब्रिक्स की बात करना है कि किस तरह जिम ओनील, जो कि एक रिनाउंड गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रिक कंट्रीज इनिशियली ब्रिक कंट्रीज पे प्रेडिक्शन किया था कि ये किस तरह 2050 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट रेकनिंग फोर्स बन सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इस पे उन्होंने प्रेडिक्शन किया। तो आप जेनेसिस ऑफ ब्रिक्स में ये बात को जरूर मेंशन करें। इसके अलावा कि क्यों ब्रिक्स बना, जैसे कि आप जानते हैं 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था। इसके बाद इकोनॉमिकली काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में इस तरह का अप्रीहेंशन हो गया था कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी का। इन सब बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ब्रिक कंट्रीज़ एक साथ आए और एक कॉपरेशन की बात की। बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। तो इन सब बातों को हम ब्रीफली पुट करना है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि आपने मैप में देखा कि ये डिफरेंट जोग्राफीज हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड है। जैसे कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेसी है, इस तरह रसिया सोवियत यूनियन में था। तो किस तरह डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आने के बावजूद हम एक कॉपरेशन की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बात को आपको ज़रूर एम्फसाइज करना है। विदाउट मेंशनिंग हाउ बिग इज ब्रिक्स, आप इस ऐसे को वो फायर पावर नहीं दे सकते। कंबाइंड डेटा की बात करनी है, इसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर पुट करें। जैसे कि कंबाइंड एरिया क्या है, कंबाइंड पॉपुलेशन क्या है, जीडीपी कितनी बड़ी है इनकी कंबाइंड रूप से, फॉरेन रिजर्व्स इनके पास कितने हैं, और डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप लेकर चलें तो आप इस बात को काफ़ी फोर्सफुली कह सकते हैं कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बनके आगे आ रहा है। नेक्स्ट, बॉडी पार्ट में अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स, चैलेंजेस एंड थ्रेट्स, इन सब चीज़ों पे हम आने वाले स्लाइड्स पे देखेंगे इंडिविजुअली। और फाइनली कंक्लूजन, जैसे कि मैंने कहा है कंक्लूजन भी 100 वर्ड्स में होनी चाहिए, और कंक्लूजन को भी कैसा फ्रेम करना है ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स की बात करेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स के जो अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, इसको बिना मेंशन किए, इसको डिटेल में एनालिसिस किया, आप इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो रहे हैं इस 10 वर्षों में, वो है ब्रिक्स बैंक का क्रिएशन और कॉन्टिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की बात जो हुई है। ब्रिक्स बैंक, जैसे कि आपको पता है, ब्रिक्स के 5 देशों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है, और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट इसमें लिक्विडिटी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनाया गया है। तो ये 2 मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं ब्रिक्स के। तो इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के क्रिएशन से वर्ल्ड जो IMF वर्ल्ड बैंक का हेजीमनी रहा है, वो उस पर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचा, एक ऑल्टरनेटिव हमें मिला है। इसके अलावा ब्रिक्स किस तरह डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉपरेशन में भी काम कर रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट हुआ, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉपरेशन, ब्रिक्स अब अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन की भी बात कर रहा है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को एक वॉइस मिल रहा है ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इनफैक्ट मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ब्रिक्स बैंक का किस तरह योगदान रहा है। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि भारत में इंदिरा गांधी कैनाल में $345 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है ब्रिक्स बैंक ने, और मध्य प्रदेश में मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में $470 मिलियन का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इतने मैसिव कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के में पुश करने से कहीं ना कहीं हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को काफ़ी मदद मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफरेंट अदर ब्रिक्स कंट्रीज़ को भी जैसे कि चाइना में, ब्राज़ील में भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी बिग अमाउंट में ब्रिक्स बैंक ने पैसे पुश करने की बात कही है।
हमने अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस किया कि किस तरह ब्रिक्स बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा है और अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में भी काफ़ी मजबूती मिली है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहा है, इन्फ्लुएंस क्या रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज़ का क्या जियो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल ट्रस्ट और पीपल टू पीपल एक्सचेंज काफ़ी बढ़ा है। जब एनुअल समिट होता है और डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कल्चरली पास आते हैं और डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में एक कलेक्टिव विल पावर बनाते हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल ट्रस्ट और पीपल टू पीपल एक्सचेंज इस ओवरऑल कोऑपरेशन को काफ़ी बोल्स्टर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ट्रांजिशन टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको विदाउट फेल मेंशन करना है कि जैसे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वर्ल्ड जो है एक यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़ चुका था। ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे यूएस जाना जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ को एक थ्रेट जैसा फील हो रहा था। लेकिन अब रिसेंटली इस तरह की रीजनल बॉडीज़, ब्रिक्स जैसे रीजनल बॉडीज़ के आने के बाद हम देख सकते हैं कि यूएस एज अ सुपर पावर अब नहीं रहा है। ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आगे बढ़ चुका है और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। सेकेंडली, डाइल्यूशन ऑफ वेस्टर्न हेजीमनी। हमने देखा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, इन्होंने बहुत मैसिव लेवल पे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए हैं और कहीं ना कहीं और इसमें कहीं ना कहीं यूएस का एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन रहा है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए जो ब्रिक्स बैंक और सीआरए का गठन हुआ है, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एक रे ऑफ होप दिखाता है कि हमें सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे ब्रिक्स बैंक भी मौजूद है। लास्टली, ग्लोबल इश्यूज जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिंग इश्यूज बन चुके हैं जिसपे ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंसेंसस बनता बहुत मुश्किल लगता दिखाई दे रहा है। तो ब्रिक्स जैसे कोऑपरेशन जिसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, तो और ब्रिक्स प्लस की भी हम बात कर रहे हैं, तो हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे भी हम एक कंसेंसस बना सकें। आगे बढ़ते हैं। हमने अचीवमेंट्स और इन्फ्लुएंस की बात की विदाउट मेंशनिंग द चैलेंजेस। जो पॉइंट्स हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ को जो वीक बनाता है, उस पर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, चाइनाज हेजीमनी, कॉन्फ्लिक्ट विद इन कंट्रीज, यूएनएससी रिफॉर्म्स, लोकल इश्यूज। डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि डोकलाम इशू, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर चाइना पाकिस्तान के साथ एंगेज करता है सीपीईसी कॉरिडोर में और साथ साथ बांग्लादेश और इंडिया और म्यांमार के साथ बीसीआईएम कॉरिडोर में एंगेज करता है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। तो इसमें और साथ ही साथ वन बेल्ट वन रोड में चाइना का इंडियन ओशन में भी हेजीमनी बढ़ा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं खटास आ सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैलेंज है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा सुपर पावर के तौर पे उभर के आ रहा है। सेकेंडली, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन कंट्रीज। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर ब्रिक कंट्री अपने आप में एम्पावर्ड नहीं है तो हम रीजनल कोऑपरेशन की बात नहीं कर सकते हैं। ब्राज़ील में करप्शन स्कैंडल हो, साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इन सब को ध्यान देना है कि ये कंट्रीज़ खुद में पहले एम्पावर्ड हो, तब हम इनके स्ट्रेंथ्स को लेके रीजनल कोऑपरेशन को लेवरेज कर सकते हैं। फिर यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ये काफ़ी समय से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थे, इन्होंने यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात की है। तो जैसे कि आपको पता है, चाइना और रशिया ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये बात पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है कि क्या ये दो कंट्रीज़ बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स को उनके साथ लेकर चलेंगे इन रिफॉर्म्स पे, उनकी जो है एग्रीमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसको भी आप ज़रूर मेंशन करें।
अपार्ट फ्रॉम दिस लोकल इश्यूज होते रहते हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, तो अगर पुलवामा अटैक में टेरर स्ट्राइक्स, ये जो मुद्दे आते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, तो इनको बाकी ब्रिक्स कंट्रीज भी कलेक्टिवली कंडेम करते हैं कि नहीं, उन पे क्या स्टांस लेते हैं, इन लोकल इश्यूज पे भी कंसेंसस बनाना जरूरी है। तो चैलेंजेस में हमने देखा कि किस तरह ब्रिक्स को इन चैलेंजेस को लेवरेज करके एक म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट की तरफ आगे बढ़ना है। तो फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे ऐसे को साइन आउट कर रहा है। हम अपने बातों को, अपने जो कन्वर्सेशन है इवेलुएटर के साथ, उसको एंड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली ना लें और इस पे स्पेशल फोकस करें और फ्रेम करने की कोशिश करें। तो कंक्लूजन कैसे लिखना है? कंक्लूजन में कोशिश करना है कि जो पहली आपने बातें कही हैं उसको आप रिपीट ना करें, अदरवाइज एक रिडंडेंसी प्रॉब्लम आ जाता है और इवेलुएटर आपको मे बी मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, इनफैक्ट लेस मार्क्स मिलेगा आपको। तो कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि किस तरह इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को एक वॉइस मिला है। ब्रिक्स प्लस की हम बात कर सकते हैं कि और भी जो इकोनॉमीज़ हैं जो रीजनल कोऑपरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनमें आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ब्रिक्स एज अ प्रेशर ग्रुप किस तरह टेरर, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ को इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एक स्पेशल वॉइस दे सकता है। इसके बाद आप जैसे कि जान रहे हैं कि बून है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। कहीं ना कहीं बार बार हम इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सालों से इन कंट्रीज़ की उपेक्षा हुई है। डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को इनको डोमिनेट करने की कोशिश हुई है और ब्रिक्स उन्हें एक नया रे ऑफ होप दे रहा है। फाइनली इस बात को जरूर आप मेंशन करें कि ब्रिक्स एक कोई बिल्कुल पनेसिया नहीं है सारे सॉल्यूशंस का, और ना ही एक कंप्लीटली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस करने वाला है। इस बात पे आप जरूर ध्यान देंगे कि ब्रिक्स एज अ रीजनल बॉडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करने के लिए उनके एफर्ट्स जो हो रहे हैं, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके एफर्ट्स, इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा एम्पावर्ड बॉडी की तरफ उभर के आ रहा है। तो इस तरह हमने ब्रिक्स के तमाम पहलू को देखा है। कुछ भी आपको और भी जो भी कमेंट्स देने हैं या फीडबैक देना है या कुछ और ब्रिक्स के बारे में जानने हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।